हेलो गाइस, वेलकम टू इप्सा केमिस्ट्री। आज हम देखने वाला है कि टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है। इसके पहले हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी। अभी हम देखेंगे कि रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अभी कितना इंक्रीज करता है वो कैसे देखे जाता है, तो अभी कितना इंक्रीज करता है वो कैसे देखा जाता है, तो ये डिपेंड करता है हर रिएक्शन पे। ठीक है, हर रिएक्शन पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है, टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया है 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है, तो क्या होता है, रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, रेट डबल। ठीक है, कोई कोई रिएक्शन में वो ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक रिएक्शन वो कौन सी है। हर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। मोस्टली क्या होता है जब टेम्परेचर आप 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देते हो तो रेट डबल हो जाता है और कोई कोई रिएक्शन में वो ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल बताओ तो N2O5 का एक एग्जांपल है। N2O5 का एग्जांपल आप देखो तो क्या होता है, अगर इसको आप डिकम्पोज करो, ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन पढ़ी है, इसको डिकम्पोज कैसे करना है। तो अगर आपको इसको डिकम्पोज करना है तो ये डिकम्पोज जो होता है अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर करता है तो देखो इसको लगभग 10 दिन लगते हैं। ठीक है, 10 डेज लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, उसके बाद उतना ही अमाउंट अगर आप एट 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, ठीक है, अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको डिकम्पोज कर रहे हो तो उसको डिकम्पोज करने के लिए लगभग 5 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और अगर उसको ही मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ एट 50 डिग्री सेल्सियस तो वो 12 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, वो 12 मिनट में हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर डबल किया है तो रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 5 आवर्स और 12 मिनट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ये मतलब हम बोल नहीं सकते कि हर रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज किए तो उसका रिएक्शन डबल ही होगा या ट्रिपल होगा। तो ये डिपेंड करता है वो रिएक्शन पे। और एक रिएक्शन देखो, आप फिनोल्फथैलीन अगर आप डालते हो, ठीक है, पीएच को मैं उसको इंडिकेट करता हूँ, और ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड और फिनोल्फथैलीन है, तो इन दोनों को आप जब मिक्स करते हो, ठीक है, पीएच फिनाइल रिंग के लिए भी होता है लेकिन फिनाइल रिंग नहीं है, ये फिनोल्फथैलीन है। ठीक है, इंडिकेटर होता है ये। ठीक है, ये एक इंडिकेटर होता है और ऑक्सैलिक एसिड, इन दोनों का जब आप मिक्सचर लेते हो, और फिनोल्फथैलीन जो होता है वो पिंक कलर में होता है। ठीक है, अगर वो बेसिक मीडियम में है तो वो पिंक कलर का होता है। उसको आप जैसे जैसे एसिडिक मीडियम में लेके जाओगे तो एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस होता जाएगा। तो जैसे जैसे उसको आप ऐड करोगे एसिड में तो कलरलेस होता जाएगा। तो अगर 2 टेम्परेचर पे लो, तो अगर लो टेम्परेचर है तो उसको कलर डिसअपियर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, टेक मोर टाइम। ठीक है, टेक मोर टाइम। और अगर आप हाई टेम्परेचर पे लो तो उसका कलर डिसअपियर करने के लिए लेस टाइम, थोड़ा कम टाइम लगता है। ठीक है, तो इन सब एग्जांपल से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका जो टाइम है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए वो कम लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये जो कंडीशन है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रेट डबल और ट्रिपल, तो रेट डबल हो जाता है। ठीक है, तो हम बोले कि इस कंडीशन को हर रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हर रिएक्शन की कुछ स्पेसिफिक
ऐसी कंडीशन होगी कि इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो उतना रेट इंक्रीज़ होता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक रिलेशन है हमारे पास जिसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं। उस रिलेशन से हमें पता चलता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी हमें वहाँ पे पुट आउट करना पड़ता है और टेम्परेचर कितना है वो पुट आउट करना पड़ेगा, तो आपको रेट पता चल जाएगा। तो अभी हम वही देखते हैं अरेनियस इक्वेशन क्या है। तो अभी हम देखते हैं अरेनियस इक्वेशन क्या है। देखो, अरेनियस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो क्या करता है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट दोनों को मतलब रिलेट करता है। ठीक है, दोनों ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर इनके बीच में रिलेशन मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो इसके हिसाब से रेट कांस्टेंट यानी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों सेम है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, इसका रिलेशन कैसे हम सेम बोल रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का ही मतलब होता है कि वो रिएक्शन कितनी फास्ट जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम जब रेट लिखते हैं तो रेट कैसे लिखते हैं हम, रेट इज इक्वल टू के और ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ऐसे हम लिखते हैं अगर कोई रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट अगर ले रही है तो। ठीक है, उसका रेट हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। के जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अरेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो अरेनियस इक्वेशन होता है के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, ये होता है अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन अरेनियस ने दिया था। एक्चुअली जो ये कंसेप्ट थी वो एक डच साइंटिस्ट लेके आए थे, वॉन्ट हॉफ, लेकिन उसका जो फिजिकली उसको जस्टिफिकेशन जो मिला वो स्वीडिश साइंटिस्ट अरेनियस ने दिया था। ठीक है, इसकी वजह से उनके नाम पे ये इक्वेशन लिखा गया है। अब देखो, इसका एक एक हम प्रॉपर मीनिंग पता करते हैं इनके सिंबल का। के यानी क्या है, के इज अ रेट कांस्टेंट, जो हमने रेट इक्वेशन में देखा था। ठीक है, ए क्या है, ए को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं या फिर कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इनके नाम होते हैं। ठीक है, ई जो है ये तो एक्सपोनेंशियल होता है, उसके पहले ही है इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल बोला है। अभी ई देखते हैं, ई क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो आपको लिख के मिलेगी ये क्या है। तो आर जो है वो है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो आपको जूल पर मोल में लिखना है, ये आप याद रखो। ठीक है, जूल पर मोल में आपको रखना है। आर इज अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है वो है। पी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लिखना है आपको, केल्विन में। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन में होता है। तो ये इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। अब सबका पता चल गया, के इज अ रेट कांस्टेंट, ए इज अ अरेनियस फैक्टर। ठीक है, हाँ, इसको और एक नाम है अरेनियस फैक्टर भी उसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, अरेनियस फैक्टर, अरेनियस कोएफिशिएंट ऐसे भी उसको बोला जाता है। तो ऐसे इनके नाम हैं, उसको आप याद रखो थोड़ा। के इज अ रेट कांस्टेंट, ए इज अ अरेनियस कोएफिशिएंट, ई तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो है वो रेट कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो अभी हमको पता करना पड़ेगा कि ई क्या होता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो वो मैं कंसेप्ट आपको मैं पहले बताता हूँ। अभी हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की कंसेप्ट क्या होती है। देखो, अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है H2 + I2 मिलके अगर 2HI बना रहे हैं, जितनी सिंपल ये रिएक्शन दिख रही है एक्चुअली उनमें प्रोसीजर कैसे होती है वो देखो। क्या होता है, H2 मतलब क्या है, H और H। ठीक है, I2 क्या है, 2 आयोडीन मिले हुए हैं। जब ये कोलाइड होंगे एक दूसरे से, अगर मैं उनको ऐसे दिखाता हूँ, ये H2 है और ये I2 है,
ठीक है, ये I2 है। क्या होगा, जब ये कोलाइड होंगे एक दूसरे से तभी इनमें रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये ऐसे कोलाइड होते हैं एक दूसरे को और उनमें थोड़ा इंटरेक्शन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीक बॉन्ड बनते हैं और इनके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो थोड़ी वीक हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल थे, उनको हमने कोलाइड करवाया है। कोलाइड वो जब हुए तो क्या हुआ, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं और उनमें कुछ वीक बॉन्ड बने हैं और जो बॉन्ड स्ट्रांग थे वो वीक हो गए हैं। अभी क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ये जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाते हैं और ये स्ट्रांग बॉन्ड बन जाते हैं उनमें, ठीक है। तो क्या था, देखो पहले एक H2 था, एक I2 था, दोनों कोलाइड हुए, उनमें इंटरेक्शन हुआ, उनको हम बोले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर से वो उनका जो ओरिजिनल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और HI के 2 मॉलिक्यूल उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम वही दिखाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ऐसे 2 HI के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो क्या होता है, देखो अगर मैं इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के या फिर एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब कि जो रिएक्टेंट है, ठीक है, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही है तो ये जो रिएक्टेंट है वो किस प्रकार से अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम को हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बोलते हैं। देखो जब रिएक्टेंट था तो यहाँ पे समथिंग एनर्जी था, ठीक है, यहाँ पे लो कहीं पे भी आप ले सकते हो, चलो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जब रिएक्टेंट थे वो, ठीक है, ये केस मतलब यहाँ पे वो H2 + I2 थे, ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कोलाइड करना है मतलब उनमें मूवमेंट लाना है, ठीक है। समझ लो एक हमारे पास कंटेनर है, उनमें ऐसे H2 है और I2 है, उनमें आपको मूवमेंट लाना है। तो क्या करोगे, उनको हीट करना पड़ेगा कुछ, तो आपको वहाँ पे उनको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो वाइब्रेट करे, ठीक है, मूव करें। जब वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो मूव करेंगे और जब वो मूव करेंगे तो उनमें कोलिजन होगा, ठीक है। तो अभी इसको आपको एनर्जी प्रोवाइड करना है। जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इसकी एनर्जी ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसी एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम आएगा जब वो कोलाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कोलाइड हो गए हैं और वो ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं। अभी क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक होगा और उससे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, उससे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब ये कॉम्प्लेक्स है वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब कुछ एनर्जी वो रिलीज करता है, ठीक है, हीट या फिर एनर्जी वो रिलीज करता है मतलब वो जो एनर्जी उसमें थी वो क्या हो गई, कम हो गई मतलब इस प्रकार से आएगी, ठीक है। और समझो इस एनर्जी पे आपका प्रोडक्ट बना है। जब आपका प्रोडक्ट बना तो इस एनर्जी पे आके रुका है, क्या है प्रोडक्ट, 2HI, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था। तो इस टाइप से आपको ग्राफ देखा जाएगा, ठीक है, आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। इस ग्राफ को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो तो यहाँ पे मैं अभी 2 ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, समझ लो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है, कोई भी रिएक्शन A + B समझ लो,
कोई भी दो रिएक्टेंट थे वो यहाँ पे थे। अभी क्या होगा, उनको कोलाइड करवाना है एक दूसरे से, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा मतलब उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। फिर ए और बी एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, और फिर उनमें से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा ए बी समझ लो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और एक मैं कंडीशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी और डी है समझ लो, ठीक है, सेम उसको हमने एनर्जी दी है, ठीक है, उन्होंने भी कॉम्प्लेक्स बनाया पहले सी और डी ने, ठीक है, और फिर उनका प्रोडक्ट बना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ उनका प्रोडक्ट ला कर रहा है, सी डी या फिर डी सी उसका प्रोडक्ट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, ग्राफ में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, ठीक है, हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी ली है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, A प्लस बी मिलके उन्होंने पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया था, फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उन्होंने मिलकर ए बी प्रोडक्ट बनाया। यहाँ पे सी और डी ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया था और उन्होंने प्रोडक्ट बनाया डी सी। अब इनमें फ़र्क क्या है देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ कब मिलेगा आपको, जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या होता है देखो, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी क्या होता है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वहाँ से लेके जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था उनके बीच में जो एनर्जी होंगी उनको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी क्या होता है, जब रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी देनी पड़ी कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है, रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी देनी पड़ी कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए, द एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट विल बी कोलाइड एंड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दे फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो हम क्या बोलेंगे उसको, जो एनर्जी देनी पड़ी रिएक्टेंट से लेके जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उनके बीच की एनर्जी जो है उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। और जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट, उनके बीच की एनर्जी को बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज, ठीक है, डेल्टा एच, उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्टेंट है और ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो इनके बीच में जो एनर्जी है वो है एक्टिवेटेड एनर्जी, और प्रोडक्ट ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अब आपको पता चल गया एक्टिवेटेड एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी, ठीक है, रिएक्टेंट को, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है वो हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है, वो आपको मेंशन करके मिलेगी, ठीक है। तो अभी आपको ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है, क्या होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एनर्जी होंगी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं हम। डेल्टा एच निकालने के लिए फार्मूला है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, ठीक है, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
और इसमें क्या होगा देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, ज़्यादा में से कम माइनस करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से नीचे होती है तो उसमें डेल्टा एच निगेटिव होता है, और जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से अबव है, ऊपर है, तब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या हुई है, डेल्टा एच निगेटिव है मतलब हीट कुछ रिलीज हुई है। नेगेटिव का मतलब क्या है, कुछ हीट रिलीज हुई है। इसलिए ऐसे जो टाइप के ग्राफ आते हैं वो कब आते हैं, जब आपकी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो, ठीक है। एक्सोथर्मिक जब होती है तब इस टाइप के ग्राफ आपको मिलते हैं, क्योंकि देखो रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है और प्रोडक्ट बना है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो जो एनर्जी बाहर फेंकते हैं, जो हीट बाहर फेंकते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और इसमें क्या हुआ है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के वक्त ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से भी आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, ऐसे रिएक्शन जब वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है तो उसमें से कुछ हीट रिलीज होती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब जाते हैं तब कुछ हीट एब्जॉर्ब करती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों ग्राफ आप याद रखिए, एक्सोथर्मिक क्या कैसे होता है, एंडोथर्मिक क्या क्या होता है, ये क्या होती है और डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच इज द हीट रिलीज व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एंड ई मतलब एक्टिवेटेड एनर्जी। एक्टिवेटेड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट सो दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। With